हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आईसी 38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय 10, जिसका नाम है बीमा एजेंटों के लिए विनियामक पहलू। तो पहले जान लेते हैं कि अध्याय नंबर 9 का जो बोनस प्रश्न था उसका सही उत्तर क्या है। तो भाई प्रश्न था, नीचे दी गई उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसियों में से कौन सी 50 लाख रुपए से 200 लाख रुपए के बीच में उपभोक्ता विवादों को संभालेगी। तो आई थिंक इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं और बहुत से सही कमेंट भी मुझे आए हैं। तो इसका सही उत्तर है राज्य आयोग। तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, बीमा एजेंटों के लिए विनियामक पहलू। तो देखिए इस चैप्टर में हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वो है बीमा एजेंटों के लिए आईआरडीआई द्वारा जारी किए गए विनियम, एजेंटों के लिए विनियामक अनुपालन और एजेंटों की आचार संहिता। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आईआरडीआई यानी कि आईआरडीआई ने ना बीमा एजेंटों की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए हैं ना, वो है विनियम 2016, जो कि 1 अप्रैल 2016 को लागू हुए थे। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरी चीज, वो है संयुक्त बीमा एजेंट, जिसको ना कॉम्पोजिट एजेंट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एजेंट है जो कि एक से अधिक कंपनियों के लिए काम कर रहा है, मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस भी बेच रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच रहा है ना। तो ऐसे एजेंट को संयुक्त बीमा एजेंट कहते हैं, ठीक है जी। और इसे इंग्लिश में कॉम्पोजिट एजेंट भी कह देते हैं। उसके बाद आपने ध्यान रखनी है कुछ पॉइंट्स जो है नियुक्ति पत्र से लेकर। देखिए जब आप आईसी 38 का जो एग्जाम आप देने वाले हो अभी, जब वो आप पास हो जाओगे, ठीक है, तो पास होने के बाद आपको एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि नियुक्ति पत्र को बीमाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और उसे नियुक्ति पत्र कहते हैं। अब ये इशू तो किया जाता है किसके द्वारा? बीमाकर्ता के द्वारा। पर इसको ऑथराइज कौन करता है? अथॉरिटी जो है ना वो होती है आईआरडीआई। तो आपने याद रखना है कि इशू या देना किसके द्वारा है? दे कौन रहा है? बीमाकर्ता। और उसे जो है ऑथराइज कौन कर रहा है? वो आईआरडीआई कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, 30 सितंबर 2021 जो है 21 तक भारतीय बीमा संस्थान जो है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एकमात्र ऐसी संस्थान है जो कि आईआरडीआई ने अनुमोदित किया हुआ है, मतलब रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं वो इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा लिए जाएंगे। किसके द्वारा? हिंदी में इसे कहा गया है भारतीय बीमा संस्थान और इंग्लिश में इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए अब करेंगे अभ्यास प्रश्न, और कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रश्नों में ही क्लियर करते करते बताऊंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहला प्रश्न है बीमा एजेंट को, तो ऑप्शंस में चुनना है कि क्या इसके लिए सही है। बीमाकर्ता द्वारा इस प्रकार कार्य करने के लिए नियुक्त किए बिना बीमा व्यवसाय की मांग या प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। संभावित ग्राहक को प्रस्ताव प्रपत्र में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। संभावित ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने का खुलासा नहीं करना चाहिए। और अपने बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों और शर्तों के अलावा अन्य दरों, लाभों, नियमों, शर्तों की पेशकश नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शंस में, वो ऑप्शन सी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। एक बीमा एजेंट को अब क्या रिलेटेड है, जानते हैं कि क्या करना चाहिए उसे। किसी अन्य बीमा एजेंट द्वारा पेश किए गए किसी भी प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने की अनुमति है। बीमा पॉलिसियों की मांग करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग का सहारा लेने की अनुमति है। बीमा अनुबंध के तहत लाभार्थी से आय का हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति है। या फिर बीमा बिक्री के लिए पेश किए गए बीमा उत्पाद के लिए बीमाकर्ता द्वारा
लिए जाने वाला प्रीमियम इंगित करने की अनुमति है। देखो अब इसमें से बिल्कुल जो सही ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन डी जो है सेट बैठ रही है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर आएगा। नियुक्ति की समाप्ति के बाद बीमाकर्ता को कितने वर्ष तक रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए? ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अगर नियुक्ति की समाप्ति हो गई है ना, उसके बाद भी बीमाकर्ता को ना 5 साल तक जो है वो रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ता है अपने एजेंट्स का, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। समग्र या फिर संयुक्त बीमा एजेंट कौन है? तो देखिए, समग्र या संयुक्त बीमा एजेंट किसे कहते हैं? जो एक जीवन, एक सामान्य, एक स्वास्थ्य या फिर कोई मोनो जीवन बीमाकर्ता का एजेंट है ना, तो उसे संयुक्त या फिर समग्र बीमा एजेंट कहते हैं। मतलब जो एक से ज्यादा इंश्योरेंस में डील करता है ना, उसे संयुक्त बीमा एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस चेक कर लीजिए। जीवन बीमा एजेंट, जीवन और सामान्य बीमा एजेंट, एक जीवन, एक सामान्य, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता एजेंट, और लास्ट ऑप्शन कही गई है एक जीवन, एक सामान्य, एक स्वास्थ्य और एक मोनो जीवन बीमाकर्ता एजेंट। तो भाई इसका ऑप्शन जो है ना वो आ जाएगा ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भाई किसी भी व्यक्ति को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए जो अधिकृत है ना, वो नामित अधिकारी होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि यदि कोई बीमाकर्ता कृषि बीमा, निर्यात, ऋण गारंटी व्यवसाय जैसे विशेषीकृत व्यवसाय कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो बीमा करता है ना, ये विशेष प्रकार के बीमा में डील कर रहा है, जैसे कृषि बीमा हो गया या निर्यात ऋण गारंटी बीमा हो गया है ना, तो उसे क्या कहेंगे? जीवन बीमा करता, सामान्य बीमा करता, गैर जीवन बीमा करता या फिर मोनोलाइन बीमा करता? तो भाई ऐसे स्पेशल काम करने वाले बीमा करता को एजेंसी को मोनोलाइन बीमा करता या मोनोलाइन इंश्योरर कहते हैं। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर आएगा। जीवन बीमा एजेंट के रूप में नियुक्ति चाहने वाले आवेदक को किस फॉर्म में आवेदन प्रस्तुत करना होगा? तो भाई जो जीवन बीमा एजेंट बनना चाहता है ना, तो आपको याद रखना है कि उसे फॉर्म 1A, ठीक है, फॉर्म 1A होता है, उसी में आवेदन दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। समग्र बीमा एजेंट के रूप में नियुक्ति चाहने वाले आवेदक को किस फॉर्म में आवेदन प्रस्तुत करना होगा? तो भाई जैसे अभी हमने देखा कि अगर तो जीवन बीमा एजेंट बनना है, तब तो 1A फॉर्म में अप्लाई करना होगा, और अगर समग्र बीमा एजेंट बनना है ना, तो फॉर्म लगेगा 1B। तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। एजेंसी रद्द होने की स्थिति में आवेदक नई एजेंसी के लिए कब तक आवेदन कर सकता है? देखिए, अगर ना मान लीजिए कि आपके पास एक एजेंसी थी, आपने उसमें काम नहीं किया मान लीजिए, और वो रद्द हो गई, ठीक है, तो उसके बाद ना रद्दीकरण मतलब रद्द हो जाने के बाद 5 साल इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद जब 5 साल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप नई एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है ना, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में व्यक्तिगत एजेंट के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस जारी करता है? तो ऑप्शंस है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, और भारतीय साधारण बीमा निगम यानी कि GIC संयुक्त रूप से, और लास्ट ऑप्शन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI। तो अब आपको पता है कि अगर भारत में व्यक्तिगत एजेंट के रूप में काम करना है ना, तो जो लाइसेंस जारी करता है वो कौन करता है? IRDAI। तो देखिए, जैसे मैंने बताया भी था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लाइसेंस है वो देता कौन है, तो देता है बीमा करता, पर उसे जारी कौन करता है? ठीक है, जारी करेगा IRDAI। तो आप वहां पर देख लेना किस तरह से आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया है। चलिए, अब है बोनस प्रश्न। ध्यान से पढ़ना है और इसका सही उत्तर मुझे आपने कमेंट करके बताना है। वैसे नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो प्रश्न है, बीमा एजेंट नियुक्ति विनियमन कब लागू हुआ? ऑप्शंस है 1 अप्रैल 2000, 1 सितंबर 1956, 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 1938। तो इसका सही उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए।
Thanks for watching the video and best of luck.